हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पढ़ना स्टार्ट करें? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं आनंद रोशन सर। इनके द्वारा बनाया गया नोट्स है, जो कि हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन इसको थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मैसेज करें 805117 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। ये फ़िलहाल एकदम ये आपको सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिहार एसएससी सारे एग्ज़ाम के लिए है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन, रेलवे बोर्ड, जीएस, मतलब टोटल जीएस इसमें कवर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं। पहला हम लोग का टॉपिक आज होगा, हम लोग का पहला टॉपिक होगा आज भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन होगा। आज हम लोग पहला टॉपिक करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगर आप चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपके आने वाली सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का पहला टॉपिक है। तो चलिए हम चलते हैं। यह हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज हम इसको कवर करेंगे पूरे। चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, काफ़ी है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मुगल वंश के स्थापना से पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई थी। उसका नाम था क्या? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडियन कंपनी। कहने का मतलब है कि मुगल वंश के स्थापना से पूर्व, मतलब उससे पहले यूरोपीय कंपनी भारत आई थी, जिसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडियन कंपनी, ठीक है। इस कंपनी का आगमन 1498 में हुआ था। ये कंपनी कब हुआ था? 1498 में। मुगल वंश के स्थापना से पूर्व यूरोपीय कंपनी भारत आई थी, जिसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडियन कंपनी, और ये कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। चलिए हम आगे चलते। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। कौन सी है? तो पुर्तगाली है। तथा सबसे अंतिम में भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगाली ही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है, ठीक है। सबसे पहले यही आया था, पुर्तगाली लोग आया था, और लास्ट में ये लोग गया था, यानी कि सबसे ज़्यादा दिन तक व्यापार हमारे भारत से यूरोपीय कंपनी में से पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश स्पेन और पुर्तगाली ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। स्पेन और पुर्तगालियों ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज की, ठीक है। ये जो था पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज 1487 में कैप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष द्वारा खोज की, ठीक है, खोज की। स्पेनिश यात्री कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज की। कोलंबस कौन था? स्पेनिश था, ठीक है। कोलंबस जो था स्पेनिश था, 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। तथा उसे नई दुनिया कहकर, इसको क्या नाम न दिया? नई दुनिया कहकर नई दुनिया वहाँ का नाम दिया, ठीक है। वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। वहाँ के लोगों को क्या कहा? रेड इंडियन कहा। स्पेनिश यात्री कोलंबस ने 1492 में अमेरिका का खोज किया और उसे नई दुनिया कहा, और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा, ठीक है। चलिए आगे चलते। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 में गुजराती पथ प्रदर्शन अब्दुल मुनीर
अब्दुल मुनीर की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज की। ठीक है, सफलता प्राप्त की, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मलबार तट, वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मलबार तट पर अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। ठीक है, आगे चलते हैं। वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जैमोरिन ने किया। इसका विरोध अरब मूल के व्यापारियों ने किया था। इसका विरोध जो था अरब मूल के व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैबाल था। द्वितीय पुर्तगाली अगर पूछे तो कौन था? यात्री अल्ब्रेज कैबाल था, जो कि 1500 ईस्वी में भारत आया था। 1500 ईस्वी में भारत है, तो इन्होंने ब्राज़ील की खोज की। अगला पॉइंट है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाले खरीदा और उस समय मसाले को लेकर पुर्तगाल वापस गया। वास्को डी गामा पुर्तगाली बाजार में जब मसाला को बेचा तो उसने कितना 60 गुना प्रॉफिट यानी मुनाफा प्राप्त हुआ, जिस कारण पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ मसालों के व्यापार किया जाए। अगला टॉपिक है पुर्तगाली व्यापारी पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया। 1505 में पुर्तगालियों ने गवर्नर या वायसराय का पद यहाँ पर लाया। अगला टॉपिक है प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505, इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को बनाया। कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1509 तक ही ये रहा। ठीक है, अल्मेडा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाई, जिसे नीला जल नीति कहा जाता है। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाने लगा। नीला जल की नीति का अंत अल्बुकर्क ने कर दिया। ठीक है, जो हमारा नीला जल का नीति था, इसने ये ख़त्म कर दिया। चलिए आगे चलते हैं अगला पॉइंट में। पुर्तगालियों ने मुगलों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय स्थापित हुआ था। भारत में कार्टोज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों को अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदा था। ठीक है, चोल का युद्ध 1508 में हुआ था। चोल का युद्ध कब होता है? तो 1508 में होता है। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था, जो 1515 तक ही इस पद पर रहा। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल खां को गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया और वे भारतीय स्त्री से विवाह करें। ठीक है, अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय स्त्रियों से विवाह करें यानी शादी करें। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय की पुरोगामी कहा जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत कर दिया था। इसने सती प्रथा को अंत कर दिया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा, दमन द्वीप, दादर नगर एवं हवेली का उपनिवेशीकरण किया। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के भारत आगमन होने से ही भारत में उपरोक्त वस्तु की खेती होना प्रारंभ हुआ। आगे पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण का कला विकास किया। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था, 1498, 1502 और 1524 में आया था, यानी 3 बार आया था मसाले लेने के लिए। चलिए आगे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हॉर्मुज में अपनी अड्डा बनाई।
पुर्तगालियों ने 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुग़ल बादशाह शाहजहाँ को जाता है। हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुग़ल बादशाह शाहजहाँ को जाता है। आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में बनी रही। ये आज़ादी के बाद ही बना रहा है। भारत की सेना ने 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। 1961 के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियन सिल्वा था। ठीक है। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा कब दिया गया? तो 1987 में 56वां संशोधन के तहत। गोवा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडियन कंपनी को एस्टाडो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है डच ईस्ट इंडियन कंपनी आता है। इसके बाद कौन सा आता है? तो डच ईस्ट इंडियन कंपनी आता है। ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। डच को देखते हैं। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। ठीक है। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? पहले कार्नेलियन हॉटमैन था। ठीक है। हॉटमैन था जो 1596 में भारत की यात्रा पे आया था। डच ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। इस कंपनी को वेरिंग दे ओस्टे इंडियस कंपनी भी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में खोला। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नागपट्टनम को बनाया। अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? नागपट्टनम को बनाया। डचों ने भारत के तुलना में इंडोनेशिया के साथ ज़्यादा रुचि लिया। ठीक है। इंडोनेशिया के साथ, भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया के साथ इन्होंने ज़्यादा रुचि रखा। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपने व्यापारिक कारखाना खोला। कहाँ खोला? तो पूर्वी तट पर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों को सूती वस्त्रों का निर्यात का श्रेय जाता है। ठीक है। भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हो गया। बेदरा के युद्ध से इनका पतन हो गया। यह युद्ध 1759 में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी और डच ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में डच हार गए थे। ठीक है। किनके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी और डच ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच में हुआ था, जो कि यहाँ पर डच लोग को हार हो गई थी। अगला हम लोग का टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन की कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। ठीक है। इस कंपनी का स्थापना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ के नाम से हुई थी। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ थी। कंपनी के स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। ठीक है। लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है। ये जो थी एलिजाबेथ ये 15 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर थी, लेकिन जेम्स प्रथम आ गया जो कि ब्रिटिश के सम्राट था, जो कि
1609 ईस्वी में ये अनलिमिटेड कर दिया, एक अनिश्चित काल तक आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना के समय मुग़ल बादशाह अकबर थे। ठीक है, अकबर थे वही कंपनी जहांगीर के समय से भारत के व्यापार करना शुरू किया। ठीक है, आगे के ब्रिटिश कंपनी और मुग़लों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुग़ल बादशाह औरंगजेब के समय से हुआ। ब्रिटिश कंपनी और मुग़लों के बीच संघर्ष जो स्टार्ट हुआ, यह हमारे औरंगजेब से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कह रहे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त था। किस कंपनी को प्राप्त था? तो लिवेंट कंपनी को प्राप्त था। इस कंपनी को स्थल मार्ग से 1592 से 93 ईस्वी में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश इंडियन कंपनी हुई। ये कौन सबसे सफल ब्रिटिश इंडियन कंपनी हुई? क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी थी। इस कंपनी में 217 साझीदार थे। 217 साझीदार थे। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ बने। ठीक है, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज रॉफल फिंच थे। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज रॉफल फिंच थे। चलिए आगे चलते हैं हम। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस से मुग़ल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस से मुग़ल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। इसने कौन सी भाषा में बात की? तो फारसी भाषा में बात की, क्योंकि मुग़लों की राजकीय भाषा थी हमारा फारसी। ठीक है, फारसी थी। इससे जहांगीर खुश होकर कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। लेकिन ध्यान रहे कि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया था। ये जो जहांगीर जो था, हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया था। ठीक है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, जिसे जहांगीर ने व्यापारिक छूट प्रदान किया। तो कब किया था? तो 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो के जब जहांगीर के दरबार में आए थे तब। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वाली का युद्ध यह युद्ध गुजरात के सूरत नामक शहर में 29-30 नवंबर 1612 को ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी एवं पुर्तगाली ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई थी। ठीक है, ये सवाली का जो युद्ध है गुजरात के सूरत में हुआ था, जो कि 29 और 30 नवंबर 1912 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, नोट है मुग़लों का प्रमुख व्यापारी केंद्र सूरत था। अगला टॉपिक है हमारा कि मुंबई। ठीक है, मुंबई यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। अगर पूछे क्वेश्चन कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस शहर का स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया था। कौन किया था? मुंबई की स्थापना किया था गेराल्ड अंगियार ने किया था। ठीक है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई दे दिया, जिसमें चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। जैसे कि पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन थी, उसका शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को हो गया। तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई दिया गया,
जिसमें मुंबई 1665 में 10 पाउंड में वार्षिक किराया पर ब्रिटिश कंपनी को इसने दे दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोलकाता के बारे में पढ़ते हैं। कोलकाता के बारे में बंगाल के सूबेदार अजीम उज शान ने 1690 के दशक में मात्र 1200 रुपये वार्षिक किराया पर 3 गांव सुतानी, कालीकटा, गोविंदपुर को दिया था। 1690 में 1200 रुपया में वार्षिक किराए पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजों को दिया था। जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने इस तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता नाम दिया। इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता नाम दिया, शहर को स्थापित किया। यह शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। यह प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 तक भारत की राजधानी रही। ये हमारा जो थे 1774 से लेके 1911 तक कोलकाता जो थी भारत की राजधानी बनी रही। ठीक है, 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार की आयोजन हुआ, जिसमें घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से जगह दिल्ली लिया जाए। ठीक है, तो इस घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। कब? 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तब ये लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही रही। चलिए आगे चलते हैं। हम कह रहे हैं कि प्रथम दिल्ली दरबार आयोजन 1877 ईस्वी में तथा द्वितीय दिल्ली दरबार आयोजन 1903 में हुआ था। ठीक है, 1903 में हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार आयोजन 1877 में हुआ था पहला, द्वितीय हुआ था 1903 में और तृतीय हुआ था 1911 में। ये हमारा तृतीय दिल्ली दरबार। ठीक है, 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाता था। उस टाइम भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता था? 18वीं सदी में दिल्ली को बंगाल इतना समृद्ध था कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है। बंगाल को कहा जाता था भारत का स्वर्ग। अब आते हैं मद्रास के बारे में पढ़ते हैं। मद्रास के बारे में, ठीक है, मद्रास को इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। इस शहर के संस्थापक थे फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी मद्रास को किराए पर लिया। 1639 में मद्रास को किराए पर लिया, फिर व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं। अंग्रेज ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसको नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, अगला है कि व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अंग्रेज़ों के लिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुबुस्सा सुनहला फरमान जारी किया था। अंग्रेज़ों के लिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुबुस्सा ने सुनहला फरमान जारी किया था। इस फरमान के तहत अंग्रेज़ों को दक्षिण भारत में व्यापार करने पर छूट प्राप्त हुआ। मुगल बादशाह फॉक्सियर 1917 ईस्वी में व्यापार स्तर पर अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट प्रदान किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे मुगल बादशाह फॉक्सियर ने 1717 में अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए छूट दिया, जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। जॉन सुरमन नामक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी शिष्टमहल व्यापारिक छूट लेने
लेने को लेकर मुगल बादशाह फर्रुखियर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारी कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला, जिसमें मुगलों के मान्यता देने से इनकार कर दिया। उस टाइम क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोल दिया, लेकिन मुगलों ने इसका मान्यता नहीं दिया था, लेकिन खुल तो गया था। ठीक है। अंग्रेज़ों ने अपनी दूसरी कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली, जिसे कर्नाटक के सरकार ने शीघ्र मान्यता दी, कर्नाटक के सरकार ने इसको मान्यता दे दी थी। ठीक है, कर्नाटक के सरकार ने इसको मान्यता दे दी थी। यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री था। प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कौन सा था, यह आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में कर्नाटक सरकार ने 1911 में दे दिया था। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट उड़ीसा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 में हुगली में खोला। ठीक है, हुगली में खोला। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1620 में बिहार के पटना में आलमगंज में व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाहजहां के समय पटना में व्यापारी कोठी खोली थी। ये किसके शाहजहां के समय में पटना के व्यापारी कोठी खोली थी। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं हम। चलिए देखते हैं। यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी का पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। फ्रांस के सम्राट लुईस चौदहवा के समय इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई थी, तो 1664 ईस्वी में मंत्री कोलबर्ट के प्रयास पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपना पहला व्यापारी कारखाना 1668 में सूरत में खोला। 1668 में सूरत में खोला और 1669 में दूसरा व्यापारिक कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। ठीक है, फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर पौंडीचेरी कहाँ बनाया, पौंडीचेरी को बनाया। इस शहर की नींव फ्रांसीसी मार्टिन ने रखा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के भू क्षेत्रों को हस्तक्षेप करना शुरू किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उस इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसको का इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। तो देखते हैं प्रथम कर्नाटक का युद्ध देखते हैं हम। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 लेकर 1748 के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो 1746 लेकर 1748 ईस्वी तक ये कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। यह एक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के प्रभावी है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एलास्पन की संधि के तहत हुआ। इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। कौन सी संधि हुई थी, तो एलास्पन की संधि हुई थी। चलिए हम आगे चलते हैं। अंग्रेज गवर्नर बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। यह घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध के तत्कालिक कारण बना। ठीक है, तत्कालिक कारण यही बना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में सेंट थोमो के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1748 में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक
द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ, के बीच हुआ था, बीच होने वाला युद्ध था। इस युद्ध का संबंध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के संबंध में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध की समाप्ति 1754 में ईस्वी में पौंडुचेरी की संधि के साथ समाप्त हो गया। पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 ईस्वी में अंबुर की संधि हुआ था। कौन सा? अंबुर की संधि हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 ईस्वी में अंबुर का संधि हुआ था। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर इस युद्ध का समाप्ति 1754 में पौंडुचेरी की संधि से हुआ था। ठीक है, अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी तक बीच हुआ था। यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? तो 1756 से 63 ईस्वी तक ये 7 वर्ष के लिए वर्ष हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि से हुआ था। पेरिस की संधि से हुआ था। इसी पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध यह हमारा 22 जनवरी 1760 को युद्ध हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच ही हुआ है। इस युद्ध में ब्रिटिश के तरफ से नेतृत्व सर आयरकुट, ब्रिटिश के तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकुट किया था, जो वही फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। इस युद्ध में ब्रिटिश की जीत हुई थी। इस युद्ध की भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी का पतन हो गया। यहाँ फ्रांसीसी कंपनी का पतन हो गया। यहाँ हम लोग पहला टॉपिक जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अब ये हमारा थ्योरी हो गया। अब हम क्या करेंगे? MCQ। इसका हम लोग MCQ करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका MCQ करेंगे, जो कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा सारा चीज़ बनाया गया है। एकदम फाउंडेशन बैच है, सारे एग्ज़ाम के लिए है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अब इसके MCQ वाले वीडियो में। चलिए ठीक।